Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class of general aptitude. So students, I hope आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे होंगे. और मैं वरुण गोयल आ गया हूं वापस से आप सभी के सामने आज मेंसुरेशन पार्ट 2 लेके. इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने मेंसुरेशन पार्ट 1 किया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हमने क्वेश्चंस को फॉलो किया था और समझी थी चीजों को. एंड आई होप, जैसे कि मैंने पहली वाली क्लास के अंदर मेंसुरेशन पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि मेंसुरेशन ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है. ठीक है, ये टोटली आपका क्या चलता है, इमेजिनेशन के ऊपर चलता है. ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर चलता है. तो फिर अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि इस बार भी, इस वाली क्लास के अंदर भी हम लोग प्योरली चीजों को इमेजिन करेंगे, समझेंगे, एंड आप लोग देखना उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली लगा लोगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को. मेंसुरेशन पार्ट 1 है. जितने भी बच्चे हैं मैं उनके डाउट्स देख रहा हूं. यार अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो एक ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमसे पूछा गया था टायर्स वाला क्वेश्चन, राइट. मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूं बच्चों, मैंने कम से कम 3 से 4 क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस कर लिया है. आप एक बार देखो, बात सुनो मेरी, समझो बात यार. जो आप लोग उसको उस इंस्टेंस पे देखते हो उस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को वहां पे डाउट बॉक्स में लिख देते हो, वहां पे आप लोग आपका पता नहीं किस आपके एंड पे किस तरीके से ऐप में आता होगा, वहां पे डिससेटिस्फैक्शन या फिर सेटिस्फैक्शन का कुछ आपके पास आता होगा, वहां पे डिससेटिस्फाइड कर देते हो. यार भैया, मैं आप लोगों को हर एक तरीके से उसे समझा रहा हूं, समझा भी चुका हूं. एक वो क्वेश्चन था टायर्स वाला ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी के अंदर, और एक दो क्वेश्चंस उसका एलिगेशन का था. आप सभी को मैं फिर से एक बार एलिगेशन समझाने की कोशिश करता हूं यार, है ना. ये देखो मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2 है भैया. देखो एलिगेशन मैंने कम से कम 3 से 4 लेक्चर में आपको समझा रखा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है. देखो मैं ये कहता हूं कि ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर लेट से कि 100 बच्चे मेरे ये लेक्चर्स देखते हैं तो 100 के 100 बच्चों को डाउट आता. नहीं, ऐसा नहीं होता. वहां पे 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं उनको मैं डाउट आना ऐसा नहीं, गलत बात है, लेकिन वो बेचारे बच्चे ना मेरी बात नहीं सुनते. मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताता हूँ. प्रीवियसली जो बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन जो डाउट आ रहा होता है ना, वो 5 से 10 बच्चों का, उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को डिस्कस करता हूं. आप ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो, वहां पे डाउट बॉक्स में लिख के अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखा के आगे बढ़ जाते हो. देखो इससे ना बहुत चीजें ना आपके एंड पे क्या गलत होगा कि आपको ना सही में चीजें समझ ही नहीं आएंगी. देखो ना यार, एक क्वेश्चन वो टायर वाला एटलीस्ट मैंने 3 क्लासेस में समझा रखा है. जो बच्चों ने देखा है, जो बच्चों को पहली क्लास में समझ नहीं आया था दूसरी क्लास में समझ में आया, दूसरी क्लास में समझ नहीं आया तीसरी क्लास में समझ में आया, उनको पता है यार, है ना. और आप लोगों जिनको समझ में आ रहा है ना, प्लीज आप लोग उस चीज में हेल्प करें कि जो सेटिस्फैक्शन वाला केस है ना, तो मुझे आपका एंड पे नहीं पता. देखो मैं उसका भी एज अ स्टूडेंट, मैं ऐप पे नहीं खोला, मैंने, मेरे पे एक्सेस नहीं है उसका, तो प्लीज आप उसके उस एंड पे आप लोग चेकआउट किया करो. एलिगेशन को फिर बता रहा हूं, एलिगेशन 2 क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बता दी है, एलिगेशन फिर बता रहा हूं. ठीक है, तो समझो यार, है ना, प्लीज समझो. आप लोग ये क्वेश्चंस को सिर्फ समझने से ही समझ में आएगा. ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि कुछ चमत्कार सा हो जाए कि मेरे को बस एकदम से समझ में आ जाए यार, है ना, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मेथड देखो ऐसा नहीं है, जो एलिगेशन से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, वो किसी और मेथड से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. वो आप लोग XYZ लेके भी कर सकते हो, कुछ अज्यूम करके भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको सबसे बेस्ट तरीके सिखाने हैं क्वेश्चंस की, तो इसी वजह से मैंने आपको एलिगेशन समझाया था. ठीक है ना बच्चों, तो अभी भी मैं एलिगेशन समझा रहा हूं आपको, एक बार समझें, फिर से समझेंगे, फिर उसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्लियर है बात, बढ़े आगे. देखो एलिगेशन में ना यार, मैंने आपको बताया है क्या होता है एलिगेशन के अंदर ना. देखो जैसे ना कोई एक पार्ट होता है ए, सुनते रहिएगा प्लीज, और एक पार्ट होता है बी. उन दोनों को मिला के अगर पार्ट सी बनता है तब हम एलिगेशन लगाते हैं. पहला स्टेप 1 मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा, पार्ट ए है कोई, पार्ट बी है कोई, उन दोनों को मिला के जो पार्ट बनता है जिसको हमने सी नाम दिया, अगर सी का अस्तित्व ही इसी वजह से आया है, सी
ओनली कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, सिर्फ ए और बी को कंसिस्ट करता है सी, तो तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो आपका ना जो सी है ना, सी जो पार्ट है, ऑलवेज लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सी हमेशा लाया करेगा, इस चीज को समझ लो बच्चों, ठीक है। ए और बी के बीच में सी लाया करेगा, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू लेट कर दी मैंने और बी की वैल्यू लेट कर दी। ए की वैल्यू लेट से 5 है और बी की वैल्यू लेट से 12 है, तो मुझे बताना, मैंने क्या बोला, सी जो लाया करेगा ए और बी के बीच में लाया करेगा, तो सी की वैल्यू एनीथिंग बिटवीन 5 एंड 12 ना, तो कुछ भी ले ली, लेट से मैंने 7 ले ली, कुछ भी ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं, एनीथिंग, और कुछ इससे पहले भी इसके बाद भी, एनीथिंग बिटवीन 5 एंड 12, सी हमेशा ये रहेगा। समझ में आती है बात। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या ए की वैल्यू हमेशा कम होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ए की वैल्यू आप ज्यादा भी ले सकते हो, ए की वैल्यू 13 ले लो, इसकी वैल्यू 2 ले लो या 4 ले लो, तो तब भी सी हमेशा ए और बी के बीच में लाया करेगा। समझ में आई बात, क्लियर है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई वैल्यू, लेट से कि इस वाले केस के अंदर मैंने C की वैल्यू लेट कर ली 7, ठीक है, C की वैल्यू मैंने कर ली, लेट कर ली 7। अब मेरे को निकालना है रेशियोज। अब मैं रेशियो की बात करता हूं। रेशियो कभी भी आपने नेगेटिव में देखे हैं क्या? कभी भी माइनस साइन के साथ आपने रेशियोज देखे हैं क्या? रेशियोज ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है। रेशियोज हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं, प्लस साइन के साथ होते हैं रेशियोज हमेशा। जीवन में कभी भी आपने रेशियोज नेगेटिव देखे हैं क्या? नहीं ना, हमेशा पॉजिटिव देखे हैं। तो मुझे बताना, सी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 12 है, तो मैं सी में से ए माइनस करूंगा और बी में से सी माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि C की वैल्यू A से बड़ी है, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और B की वैल्यू C से बड़ी है, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो क्या मेरे को इसमें आपको कुछ ऐसी चीज समझानी पड़ी क्या? अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो बड़े में से मुझे छोटे को माइनस करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? कोई मैंने ऐसी चीज आपको बताई क्या जो कि आपको आज तक समझ नहीं आती थी, पता नहीं थी? आप लोगों को मैथ्स में इतना भी नहीं पता था कि अगर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, ऐसी कोई चीज मैंने बता दी? नहीं बताई ना, बहुत ही बेसिक बात बताइए तुम्हें, बोलो हाँ। ठीक है, तो हमारे को रेशियोज निकालने होते हैं, रेशियोज हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, बिग वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। दैट्स ऑल, हाँ या ना? बहुत बड़ी बात बताई? नहीं बताई। तो जब भी, जैसे कि इस वाले केस के अंदर मैंने इसको बोल दिया ये थोड़ी लार्जर वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी लार्जर वैल्यू है, और ये क्या है, ये थोड़ी स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो लार्जर में से ये सी इन दोनों के बीच में लाया करेगा, तो लार्जर में से, और ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑपरेट होता है ये, तो बी में से सी माइनस होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। और ए में से सी में से ए माइनस होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए रेशियोज, और ये डायरेक्टली रेशियोज ही आते हैं। अब बता दो, कोई एलिगेशन में कोई ऐसी चीज मैंने बता दी क्या कि जो समझ नहीं आती? बेसिक चीज बताइए आपको, हमेशा आपका एलिगेशन इसी तरीके से लगने वाला है, और दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि मैंने तुम्हारे को एलिगेशन से सॉल्व कराए हैं। ठीक है बच्चों, बार बार कह रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के, डाउट्स को पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर लेके आता हूं। तो प्लीज यार आप लोग ना बार बार साथ देखो, साफ सुथरी चीजों में बोलता हूं, जेन्युइनली चीजें समझ नहीं आती उस चीज के लिए फीडबैक दो, लेकिन चीजों को आधा अधूरा समझ के आप गलत फीडबैक देते हो ना, तो वो चीजें गलत है।
मैं सही बता रहा हूँ, नहीं आती ना मुंह पे बोलो। मैं अभी लाइव क्लासेस, अभी थोड़ा सा चीजें वो सॉर्ट करके अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है मेरी, फिर उसके बाद में लाइव भी आना शुरू करूंगा, मुंह पे बोलना आप लोग, ठीक है। उस चीज के लिए आप सभी के लिए मतलब ओपन है मेरा, मतलब मेरा, मैं अपने आप पे बिल्कुल ओपन हूं कि आप लोग मुंह पे बोलें सर समझ नहीं आई, 10 बार समझाऊंगा। अगर मेरे को समझाना नहीं होगा तो मैं मेंसुरेशन वाली क्लास के अंदर एलिगेशन क्यों समझाऊंगा? इससे पहली वाली क्लास के अंदर वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो टायर वाला है, 2 बार क्यों समझाऊंगा? अपना टाइम एक्स्ट्रा 5 मिनट आपका लेके अपनी क्लास के अंदर 5 मिनट इन चीजों को देके क्यों समझाऊंगा? क्योंकि मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आता। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने फिर से एग्जांपल दिया, पहले भी एग्जांपल दिया था कि 100 में से 5 से 10 स्टूडेंट, 100 का मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा है कि 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, परसेंटेज दे रहा हूं सिर्फ मैं। 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको चीजें समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है कि गलत बात है, समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। जो मैं नया चीज पढ़ता हूं आज की डेट में भी, जो भी मैं नई चीज पढ़ता हूं तो पहली बार में नहीं आता समझ, राइट। लेकिन एक एटीट्यूड, एक क्षमता होनी चाहिए कि यस, कि यार इस इंसान के साथ हमने 7 से 8 10 लेक्चर्स आई थिंक हो गए हैं अभी, इतने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। अगर हम संयम के साथ, एक फ्लो के साथ पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएंगी चीजें, राइट है। तो वही है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, फ्लो में पढ़ें। नहीं आ रहा समझ, उसको वापस से देखो, उस पार्ट को, उस क्वेश्चन को वापस से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद कमेंट्स आप लोगों के आते हैं तो ऑब्वियसली देखो मैं उसको केटर कर ही रहा हूं, पर्सनली मैसेज करके भी लिख देता हूं उसमें, तब भी समझ नहीं आ रहे तो डिस्कस कर देता हूं क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा आप लोग मैच्योरली बिहेव करें, ठीक है। अच्छे से चीजों को टैकल करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। देखो मुझे तो पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना ही है, ठीक है। बस आप लोग समझे यार, मेरा कुछ मतलब नहीं, मेरा कोई ऐसा हिडन इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ऊपरी ऊपरी पढ़ा के या फिर चीजें ना आधी अधूरी चीजें समझा के आगे बढ़ जाओ, नहीं। समझना है यार, आप लोगों को भी समझना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो बस एक अच्छी लय में चलते हैं, मजा आएगा आपको भी मुझे भी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं मेंसुरेशन को। आई होप एलिगेशन आपको समझ में आ गया होगा, एंड जिन बच्चों को समझ में आता है तो आप लोगों से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। देखो मैं आपको बोलता हूं, फिर से मैंने बताया था इस क्लास से पहले, आप लोग स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर या फिर कोई भी XYZ सर्विसेज यूज करते होंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, किसी आप रिटेल शॉप में जाते होंगे, तो गूगल पे आप लोग रिव्यूज देते हैं, ठीक है। तो रिव्यूज ना, Amazon पे भी अगर आप देखते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिव्यूज ना देखना, या तो ना मतलब बहुत ज्यादा ना मतलब एक्सट्रीम्स पे होते हैं, और आप अपने जीवन में भी देखना इस चीज को नोटिस करना। अगर लेट से कि आप ये पेन लेके आए हो, इस पेन में आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और आपने जितना एक्सपेक्ट किया था इस पेन से, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही खेल गया ये पेन, मतलब एक्स्ट्रा ही इसने आपको चीजें दे दी। इसकी फ्लो बहुत अच्छी है, इससे राइटिंग आप बहुत अच्छी बना सकते हो, आपको मजा ही आ गया। मतलब ये पेन बिल्कुल आपको पिछले 1 महीने से लगातार आप लिख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही इसकी इंक। तो एक्सेप्शनली कुछ आउटस्टैंडिंग काम किसी ने कर दिया, किसी चीज ने, किसी प्रोडक्ट ने, किसी सर्विस ने, तब आप उस चीज के लिए इतनी जरूरत करते हैं या फिर एफर्ट्स डालते हैं कि भैया वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसा इनक्रेडिबल, ऐसा सा कुछ आप वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, फीडबैक। वेयर एज आपने इसके लिए 100 रुपए खर्च करे थे और ये इतना गंदा परफॉर्म किया कि 5 रुपए वाला पेन या फिर 2 रुपए वाला पेन, जिसमें यूज एंड थ्रो नहीं होता कि एक बार रिफिल फिल होती है फिर नहीं, उससे अच्छा वो काम करता। तो आप जब एक्सट्रीमली अनसेटिस्फाइड होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हो, उस चीज के लिए आप डालते हो, है कि नहीं। अगर आप लोगों को ठीक है 50 रुपए का पेन लिया, उसने 60 का भी काम कर दिया, उसने 50 का भी काम कर दिया, तो ठीक है यार, हाँ ठीक है, मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, मुझे ये चीजें क्लियर लगी, हो गया। तो मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि एक बैलेंस बनाने के लिए ना, हर एक इंसान को अगर चीजें समझ भी आ रही हैं तो आप लोग प्लीज उस चीज पे हेल्प आउट किया करो, ठीक है। नहीं तो फिर वही है कि चीजें थोड़ी सी अनबैलेंस सी हो जाती है, ठीक है। चलो, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ वुडन सॉलिड क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, ठीक है। वो कितनी लेफ्ट रह जाएगी वो लकड़ी, तो उसका आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बताओ किस तरीके से निकालेंगे, जल्दी बताओ, ठीक है। देखो एक चीज तो मैं आपको बताता हूं, एक वुडन क्यूब है, आप मान के चलो क्यूब मैंने आपको बता रखा है,
ठीक है ना बालकों, ये है, ठीक है, वुडन क्यूब है। और इसके अंदर ना क्या हुआ कि एक निकाला है सॉलिड, क्या निकाला, स्फेयर निकाला है, ठीक है, स्फेयर निकालना है। तो स्फेयर देखो कुछ ना इस तरीके से समझो, और पूरा सॉलिड निकालना है, मतलब 3D निकलेगा पूरा का पूरा ऐसा सा। आप मान के चलो, मेरे पे कुछ है नहीं अभी, शायद ये मान सकते हैं, क्यूब नहीं है ये, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, 3D फिगर है, राइट है, 3D फिगर है। अब मैं क्या कहता हूं ना कि मुझे ना इसके अंदर से, ये देखो इसकी एक लेंथ है, दिखाओ, एक लेंथ है, ये ब्रेथ है ना, इधर की तरफ की ब्रेथ दिख रही होगी तुम्हें, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। और ये वाला जो इसकी डेप्थ है ना, ये वाली जो इसकी मोटाई है ना, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, फिर डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि मुझे ना इसके अंदर से एक एक ना बॉल या फिर सर्कल टाइप ना वो काटना है, ठीक है, एक सर्कल निकालना है या फिर एक बॉल निकालनी है, स्फेयर की बॉल। तो तुम खुद सोचो कि मैक्सिमम एरिया का मेरे को बॉल निकालनी है, तो किस तरीके से निकालूंगा। इसके चारों एजेस को टच करते हुए एक सरकमफ्रेंस बनेगा मेरा, बोलो हाँ। इसकी चारों एजेस को एक टच करते हुए मेरा सरकमफ्रेंस बनेगा, बोलो हाँ। तभी निकलेगा। तो वो यहां से भी काटेगा, इसकी ब्रेथ भी काटेगा, और इसकी डेप्थ भी काटेगा। क्यों? क्योंकि आर पार कटेगा ना, वो पूरा आर पार कटेगा ना, बोलो हाँ या ना, पूरा आर पार कटेगा। तो वही दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है, वही दिमाग में रखना। ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर था, ये क्यूबॉइड टाइप है, मैं आपको क्यूब के बारे में बता रहा हूं, तो पूरा कटेगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, रिमेनिंग वो बता रहा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बालकों? क्या होता है? साइड का, साइड क्यूब, राइट, जो साइड दी होती है उसका क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, राइट है, समझ में आती है चीजें, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये। अब क्या कहा कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर इज कार्व्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है जिसकी साइड है तुम्हारी 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना कि सबसे बड़ा, इसके लिए आर चाहिए ना मुझे स्फेयर के लिए, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जब मुझे सबसे बड़ा स्क्वायर चाहिए, सबसे बड़ा सॉरी स्फेयर चाहिए या फिर बॉल चाहिए, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, इसकी चारों जो वैल्यूज हैं, चारों जो इसकी लेंथ ब्रेथ है, ये चारों तरफ से कटे। इसका अगर मैं 2D फिगर दिखाऊं ऊपर ऊपर का, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और जबकि इन दोनों की, ये क्यूब में तो दोनों वैल्यूज सेम ही होती हैं, क्यूब में तो दोनों वैल्यूज सेम ही होती हैं। तो ये है साइड, ये है साइड, तो पूरा का पूरा सर्कल ये चारों तरफ से कटे, चारों तरफ से कटे, ऊपर ऊपर का दिखा रहा हूं मैं तुम्हें व्यू। तो इस साइड की वैल्यू गिवन है तुम्हारे सामने 7। तो मुझे एक चीज बता दो बालकों, मुझे एक चीज बता दो बालकों, कि जो ये स्फेयर है, स्फेयर का जो रेडियस है, या फिर मैं बोलूं डायमीटर, वो 7 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। रेडियस का जो डायमीटर है वो 7 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अब रेडियस का, स्फेयर का डायमीटर आपका 7 है, तो रेडियस क्या होगा, 7/2, बोलो हाँ या ना। इसका रेडियस क्या होगा, 7/2, दैट्स ऑल, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बस क्या करना कि अगर जैसे कि मैंने आपसे पूछा ना, रिमेनिंग वुडन निकालना है, रिमेनिंग वुडन निकालना है, तो क्या होगा, वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुडन ब्लॉक, रिमेनिंग वुडन ब्लॉक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुडन ब्लॉक। तो अगर आप एक चीज देखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम माइनस का
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलो हाँ, समझ में आ गई बात। इन दोनों की वॉल्यूम को मैंने माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो बस आपको बस इसको खेलना है इसके साथ। तो क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, जिसकी वैल्यू होती है 343, माइनस का 4/3 पाई है तुम्हारा, पाई को एज इट इज लिख देता हूँ या फिर 22/7 ही लिख देता हूँ, 22/7 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है तुम्हारा बताओ, 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो काटने की कोशिश करते हैं इसे, इसको इससे काटेंगे, 2 2 जा 4 है, ये है तुम्हारे पास 11। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बन गई है तुम्हारे सामने, 343 माइनस का 49 इंटू 11। ठीक है, तो 49 इंटू 11 है ना, तो ये काटने ये आएगा तुम्हारा 13, 539, राइट है, 539 अपॉन 3। इसको अगर हम करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9 10, माइनस का 539 अपॉन 3। ठीक है, 1029 माइनस का 539, 1029 539 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 9, 9 में से 5 गया 4, 490, 490 अपॉन 3, 490 अपॉन 3। तो काटते हैं इसे, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9.3, तो 163.33, 163.33 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप अभी तो समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात, बोलो जल्दी बताओ, समझ में आ रही है चीजें, आसान था क्वेश्चन, समझ में अब तो क्लियर हो गई होंगी बातें। अब इसमें तो किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए यार, बताइए एक बार जल्दी से, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो। द एरिया ऑफ द इनर सर्कल ऑफ द शेडेड रिंग, ओके, आर इक्वल, ओके, ठीक है, द रेडिया R1 एंड R2 आर रिलेटेड बाय व्हाट, ठीक है, R1 एंड R2 से रिलेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, एक बार देखते हैं, इसमें बेसिकली ना एक वो बनी होगी फिगर, ठीक है, अब क्या है इसमें ना शेडेड पोर्शन है कोई, राइट है, तो इसमें क्या है आपका, शेडेड पोर्शन है कुछ, ये वाला है ना, कुछ इस प्रकार का, आप समझ गए होंगे आज तक। ठीक है, तो ये कुछ शेडेड पार्ट्स है आपका, इसमें आपका ये है आपका R2 या फिर स्मॉल r निकालते हैं इसे, और ये जो बाहर वाला है ना, इसको बोल दिया, ये जो बाहर वाला है इसको क्या कह दिया, R1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, द एरिया ऑफ द इनर सर्कल एंड द शेडेड रिंग आर इक्वल, एरिया ऑफ द इनर सर्कल एंड द शेडेड रिंग आर इक्वल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन वो क्या हो सकता है बताओ, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, शेडेड पोर्शन का एरिया,
मैं क्या ऐसे कर सकता हूं, जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला सर्कल का एरिया, उसमें से मैंने अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, बाहर वाले सर्कल के एरिया से मैंने अंदर के सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, तो क्या निकलेगा, शेडेड एरिया का और शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। बोलो हाँ। तो वही करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस का एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो एरिया का इसका नहीं पता, एरिया पहले ये निकालो, ये क्या है, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम देखेंगे तो पाई की तो वैल्यू कॉमन आ गई, तो आर माइनस का आर टू, ये क्या है, शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एरिया ऑफ द इनर सर्कल, जो छोटा सर्कल है वो इसके इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेडेड पोर्शन का एरिया इज इक्वल्स टू स्मॉलर सर्कल का एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया इक्वल्स टू स्मॉलर सर्कल का एरिया। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, पाई थोड़ा नीचे लिखता हूं यार, कहीं जगह नहीं मिल रही है। शेडेड पोर्शन का एरिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये, ठीक है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, पाई आर वन स्क्वायर माइनस का आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है बच्चा, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर टू स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर टू का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, टू आर टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस ये देखना है आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, आर वन की वैल्यू हो जाएगी आर टू रूट टू। बोलो हाँ या ना, इसका इसका अंडर रूट इधर चल, इसका स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, फिर इस क्या बोलेंगे, अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आर वन आ जाएगा, आर टू का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर टू आ जाएगा, लेकिन टू अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक हो गया, तो आर वन इक्वल्स टू आर टू रूट टू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है चीजें। बढ़े आगे, जल्दी समझ में आ रही हैं चीजें, आसान है या देखो आई होप अभी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो भी छोटी मोटी जो मैं कहता हूँ गुंजाइश रह जाती है ना यार, उसपे ना उसको ना दिल पे मत लिया करो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप लोग वैसे ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छा खासा आपने जीवन में हासिल कर रखा है, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर रही हैं और इनफैक्ट कर रहे हैं अभी आप। ठीक है, एक आप वैसे वाले स्टूडेंट्स नहीं है कि अभी क्लास 12th से ही निकले हो, ठीक है, बिल्कुल ही छुई मुई से नहीं होते। एक आपका कौन सा टच मी नॉट प्लांट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने स्कूल में पढ़ा था, टच मी नॉट प्लांट होता है कि भैया एक बार से बस छू लिया और बस मुरझा गया वो। ठीक है, तो वैसा सही है कि अगर हल्की सी चीज समझ नहीं आई तो बस रूठ गए। ठीक है ना, तो आप लोगों ने इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट लॉजिक्स को समझा है, तो यार ये चीज सच्ची में, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चीज सच्ची में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस, ये आप सभी के लिए नई है, ठीक है ना, ये आप सभी के लिए नई है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंजेस आ जाते हैं, नहीं तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सही में जब आप गेट का स्टूडेंट होगा कोई, ठीक है, वो PSUs को टारगेट कर रहे होंगे एंड
आप CSIR नेट के बाद भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े चीज़ों में, संस्थानों में जाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ें सही में बहुत बेसिक लेवल की हैं, तो बिल्कुल भी मन पे मत लिया करो चीज़ों को। क्या कह रहा था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पार्क ऑफ द डायमेंशन इतना। एक पार्क है जिसकी डायमेंशंस दे रखी हैं आपको कितनी, 50 मीटर्स, 120 मीटर्स, 130 मीटर्स। तो देखो एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला होता है आपके पास, हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है आपको, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता बताओ। हेरॉन्स फॉर्मूला आपको कहता है कि, यार एक तो मोटा बहुत हो रहा है ये पेन ना। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले तो आप निकालें सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो ट्राइंगल की साइड होती है ए, जो ट्राइंगल की साइड होती है सेकंड साइड, ट्राइंगल की फर्स्ट साइड, ट्राइंगल की सेकंड साइड, ट्राइंगल की थर्ड साइड डिवाइडेड बाय 2, यहां से आएगा आपका सेमी पेरीमीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। और हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एस एस माइनस वन, सॉरी एस माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस का थर्ड साइड। तो यहाँ से आप लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से आप लोग पूरा का पूरा क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक तरीका यही है, इसमें पहले एस निकाल लेते हैं इसका, 50 प्लस 120 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये 50 है, 50 100 और यहाँ पे 100 था 300, 150 वैल्यू आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। और एस से, एस है आपका 150, एस माइनस 150 माइनस का ए 100, 150 माइनस का बी 120 है 30, 150 माइनस का 130 20, और यहां से आप लोग पूरा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को ना यहाँ पे एक तरीका मैं बताना चाहूंगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा, या फिर मैं बोलता हूं कि एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये भी कहता है, एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला तो है ही, एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये भी तो होता है एक फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस किसी भी लेंथ को मान सकते हैं अगर हाइट हमारे पास है तो, अगर हाइट हमारे पास है तो। और लकीली अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगी, बोलो हाँ या ना, पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम अप्लाई करके देखें, 13 है, 13 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है ना बालकों, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 16900 इक्वल्स टू 14400 प्लस 2500। ठीक है, 14425 करोगे 169, ये वाली वैल्यू आ गई। तो इट मींस ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है ये। तो आप लोगों के सामने ये चीज समझ में आती होगी आपको। तो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है 120 130, ये 120 है और ये कितना है 50 है। तो बस हाफ बेस इनटू हाइट से आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, हाफ बेस 50 इंटू हाइट 120। तो इसे काटेंगे तो ये 60, ये 6 3 5 6 30 और 0, 2 0 आएगा, सॉरी 3000, 3000 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही हल्का सवाल। देखो मैं वही कह रहा हूँ, हर एक चीज में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ संयम चाहिए और मेरे पे भरोसा चाहिए। ठीक है, बीच में बच्चों को भरोसा आ गया था, लेकिन पता नहीं फिर से क्या हो गया एकदम से, कि एकदम से ही ना बच्चों ने ना
चीज़ों को अलग एंड पे चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, और वो वहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन रेशियोज में समझ में आ जाता है मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ यार जो भी दिक्कतें हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डाउट नहीं आ रहे, डाउट आ रहे हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बात ठीक अलग है। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा कि ये जो लेक्चर्स मैं आप सभी को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बना रहा हूँ मैं कि अगर आप इन लेक्चर्स को 2 से 3 बार खुद से ही देख लोगे ना यार, ट्रस्ट मी बच्चों, आप लोगों को डाउट नहीं आएगा। और ये मैं बार बार उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो सही में एक बार या 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं, अपने आप में माइंड में सोच के बैठे हैं कि सर मुझे मेरी मैथ्स हल्की है, मेरी मैथ्स वीक है, मेरी को समझ नहीं आती। उन सारे स्टूडेंट्स को मैं कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगती थी, उन्होंने इन लेक्चर्स को देखा, पढ़ा, और ट्रस्ट मी वो बच्चे भी अभी भी देख रहे हैं, उनको समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है, तो संयम बना के रखो, चीजें सही में समझ में आएंगी, बिल्कुल अच्छी लेवल पे, बिल्कुल आसान लेवल पे मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बातें मानना शुरू कर दो। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर विद द डायमीटर एज वन साइड, द बिगेस्ट वन हैज एन एरिया। ठीक है, तो बताओ कि एक सेमी सर्कल के अंदर एक वो एक सर्कल वो डाल दिया ट्राइंगल, तो कितनी वैल्यू होगी आपकी, बताइएगा। of all the triangles that can be inscribed in a semicircle of radius r, where the diameter as one of its side, ठीक है, बताओ तो क्या होगा कि द बिगेस्ट वन हैज द एरिया, द बिगेस्ट वन हैज द एरिया, एरिया क्या होने वाला है जल्दी बताओ। देखो एक चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, एक सेमी सर्कल क्या होता है, एक सर्कल को अगर मैं आधा काट दूं, बिल्कुल डायमीटर से मैं काट दूं ना, तो एक बनता है आपका सेमी सर्कल। ठीक है, सही बन गया। ये बन गया सेमी सर्कल। अब इसके अंदर अगर मैं ना कोई एक बनाऊं ट्राइंगल, ठीक है, जो कि एक साइड, जिसकी एक साइड, पूरी साइड की साइड एक सर्कल की क्या है, रेडियस है, ऑफ ऑल द ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल विद द डायमीटर एज वन ऑफ इट्स साइड। जो डायमीटर है ना सर्कल का, वो ट्राइंगल का डायमीटर है। तो एक ट्राइंगल ये है, एक ऐसा ही तो बनेगा ट्राइंगल, बोलो हाँ है ना, जो कि जिसका जो सर्कल का है डायमीटर, उस ट्राइंगल की वो साइड बने। जब भी आप, कभी तो हम सर्कल्स आपने पढ़े नहीं है, जब हम ज्योमेट्री पे पढ़ते हैं ना, तो ये चीजें मैं बताऊंगा आपको कि जब भी एक सेमी सर्कल के अंदर कोई एक ट्राइंगल बनाया जाता है जिसकी साइड डायमीटर ली जाती है, वो हमेशा 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 ऑलवेज वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, वो ऑलवेज क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बोलो हाँ है ना। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इस वाले केस में। पहला पॉइंट है। ठीक है, एंड कंडीशन, ये कंडीशनर है, ये हमेशा नहीं है, ये तो ऑलवेज वाला है, ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कंडीशन है दूसरी, अगर इफ इट इज द लार्जेस्ट, अगर वो लार्जेस्ट है इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द सर्कल, अगर वो लार्जेस्ट है सर्कल के अंदर, देन ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं,
जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जिनकी क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। बस ये दो कंडीशंस अगर आपको पता थी, नोट करके रख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इनको। अगर ये दो कंडीशंस आपकी क्लियर थी तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस आर, तो इसका देखो रेडियस कितना था, इसका रेडियस था आर, और अगर मैं पूरा डायमीटर की बात करूं तो ये भी कितना होगा आपका, आर होगा। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई बालकों, 2r हो गई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, कितनी वैल्यू हो गई, 2r हो गई। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल की एक साइड मुझे पता चल गई, वन साइड विच इज equal to the radius of the rectangle, the radius of circle is equals to 2r। बोलो हाँ, is equals to क्या हो गई, 2r हो गई। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि ये जो है सर्कल का, ये जो सर्कल के एंड से मतलब कि मिड पॉइंट से मैं इसकी हाइट अगर नापूंगा तो बताना ये कितनी होगी, ये भी तो रेडियस ही हुई ना। अगर सर्कल के तौर पे देखो, सर्कल के तौर पे देखो तो ये भी कितना होगा, रेडियस होगा। लेकिन ट्राइंगल के तौर पे देखें तो ट्राइंगल का बेस ये है, ट्राइंगल का बेस ये है, और ट्राइंगल की क्या हो गई, ये हाइट हो गई। तो ट्राइंगल की हाइट हो गई है, ट्राइंगल की हाइट हो गई कितनी, यार बस बेस गिवन है तुम्हारे पे ट्राइंगल का, आर गिवन है, सॉरी हाइट गिवन है, तो क्या निकाल दोगे तुम, उसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ है, बेस की वैल्यू कितनी है, 2r है, और हाइट कितनी है, ये है, इसे काट दिया जाएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू। बोलो हाँ, आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। मैं आज मानता हूं, आज भी हर दिन के तरीके से आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस को ना सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों प्लीज इस चीज को समझो, सराहोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज, द फॉलोइंग डायग्राम शोज क्या, द फॉलोइंग डायग्राम शोज two perpendicularly intergrown prismatic crystal of identical shape and size, of identical shape and size। ठीक है, तो देखो क्या है, what is the volume of the object shown, units are arbitrary। ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी वॉल्यूम आपको निकालनी है। ठीक है, पूरी की पूरी वॉल्यूम आपको निकालनी है, बताओ किस तरीके से निकालोगे, जल्दी बताओ। ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, जिस देखो अगर मैं कैसे बताऊं, देखो इसको समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ ना जो मैं आपको कंसिडर करा रहा हूं ना उसको समझना बस। ये देखो ये है एक, ये एक ऐसा है, ठीक है, इसे माने, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा है बिल्कुल सेम। ठीक है, अगर देखेंगे तो ऐसा सही है। इसका सिर्फ और सिर्फ बेस को मैंने अभी, मतलब फ्लैट सरफेस को मैंने इसको अभी मार्क किया। इसकी आपकी ये लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, और ये क्या थी, डेप्थ मैंने बताई थी। अब अगर मुझे इसकी पूरी वॉल्यूम पता लगानी है, वॉल्यूम का मतलब अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आता, ये खाली है, लेट से खाली है, इस शेप की कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेरे पे खाली है, फिर इसको ही मान लो खाली है। इसके अंदर मुझे जितना, अगर मुझे पानी भरना है, कोई लिक्विड भरना है, तो कितना लिक्विड आएगा, तो मतलब फ्रॉम द बॉटम टू इट्स टॉप, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम टू इट्स टॉप जो पानी भरेंगे इसके अंदर, वो इसकी वॉल्यूम होती है। लेंथ कितनी है, 10 है, ब्रेथ है 2, और डेप्थ है 2।
तो आपके पास अगर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस वाले केस के अंदर 10 इंटू 2 इंटू 2। अब एक तो इसी सेम सेम इस तरह ही डायमेंशन की ये पूरी है, और एक इसको मैंने ऐसे लगाया, दो है मेरे पे, और इसको मैंने ऐसे लगा दिया, और दोनों को लेट से मैंने ऐसे ओवर मतलब ऐसे लिख दिया है, प्लस के साइन में लगा दिया, जैसे पेन लगाया ना मैंने, उसको मान के चलो कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे कर दिए। तो आप समझेंगे कि इसकी अपनी एक वॉल्यूम होगी, और जो मैंने ऐसे लगाया है उसकी भी अपनी एक वॉल्यूम होगी। बोलो हाँ, ऊपर से नीचे लगाया मैंने, ठीक है। तो इसकी अपनी वॉल्यूम है, इसकी अपनी वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप समझें कि इन दोनों की वॉल्यूम किस तरीके से निकाल सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ, क्योंकि डायमेंशंस दोनों की सेम है, ब्रेथ इनटू हाइट। क्या ये आंसर आ जाएगा मेरा? नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला छोटा सा पार्ट देखेंगे ना, ये वाला छोटा सा पार्ट देखेंगे ना, ये वाला छोटा सा पार्ट देखेंगे ना, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। मुझे निकालनी है इस पूरे की फिगर जो ऐसे लगी हुई है और ऐसे लगी हुई है। तो इस छोटा पार्ट इस वाले केस में भी ऐड हो रहा है, इस वाले केस में भी ऐड हो रहा है, तो एक बार मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिनकी आपको डायमेंशन दे रखे हैं 2 टू 2, तो माइनस का 2 का क्यूब, बस दैट्स ऑल, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ सॉरी ये माइनस का क्यूब है ये 8, तो 2 टू द 4 80, 80 माइनस का 8 इक्वल्स टू 72। आसान था कि नहीं? बोलो हाँ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही तुम देखोगे ना, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स वाले बच्चे तो चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है ना, वो थोड़ा सा ना डर जाएंगे। समझ में आ रही है चीजें? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है भैया। क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे। अब देखो क्या है, सर्कुलर circumstance identical close packed circle of the unit diameter as shown। अच्छा ओके, एक फिगर बनानी है, एक सेकंड में फिगर देख लेता हूँ क्या है इसमें, फिगर में से है, क्योंकि ना वो उसमें ना वो नहीं हो पाती, बन जाएगी क्या? एक ये है ऐसी फिगर, ठीक है, इसके अंदर आपके बनाए गए हैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा ना तो प्लीज इसको मैनेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा सा ही है कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब क्या है, है द आइडेंटिकल शोन इन द फिगर, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो क्या है आपका? शेडेड है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? तो ये निकालना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। ये पार्ट ना शेडेड है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना आपका शेडेड सा है, ये शेडेड है, इसका वो निकालना है आपको। तो मैंने क्या करा कि एक
एक सर्कल का डायमीटर मैंने ले लिया 1, तो देखो ये 1 होगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिगर सर्कल का क्या करना है, कुछ भी ले सकते हो वैसे, है ना। सारे के सारे जो सर्कल्स अंदर मैंने छोटे छोटे बनाए हैं वो एक ही लेंथ के हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 1 लिया है, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, जो लेना है वो ले लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, चेक भी कर लेना चाहे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब मुझे बताना कि रेडियस, ये डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा आपका बिगर सर्कल का, ठीक है, रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, और डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल का कितना है, 1 है। रेडियस ऑफ स्मॉलर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, पाई, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस का एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या है, आपको एरिया ऑफ द सर्कल पता है ना, पाई r² होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द बिगर सर्कल क्या है, एरिया ऑफ द बिगर सर्कल पाई 3/2 स्क्वायर। और एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितने, सर्कल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कल्स हैं। तो 7 टाइम्स ऑफ एक स्मॉलर सर्कल का रेडियस, पाई 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना कैसे लिखा मैंने। एरिया ऑफ द बिगर सर्कल ये है, 7 हैं, 7 स्मॉलर सर्कल हैं। इसमें भी डाउट देखना पक्का, एक ना एक बच्चे का जरूर आएगा, सर ये 7 कहां से आया, 7 यहां से आया कि 7 सर्कल्स हैं, इस वजह से 7 स्मॉलर सर्कल हैं। तो एक स्मॉलर सर्कल का रेडियस है इतना, पाई 1/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया। और प्लीज यार अगर आपने ये अगर इसका भी डाउट आप वापस पूछ रहे हो ना, मैंने बोल भी दिया है, तो फिर मैं क्या करूं आप खुद मुझे बताना। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखेंगे तो पाई को मैं कॉमन ले लूं, अगर पाई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 9/4 माइनस का 7/4। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, पाई 2/4, तो 1/2, पाई/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाई/2 इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होने वाली, जल्दी जल्दी करें आगे। The diagonal of the square is equal to the side of the equilateral triangle. The area of the square is इतना. What is the area of the equilateral triangle? बताओ, आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत, जल्दी बताओ। एक डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, समझते जल्दी से, 4/3, 3/4 √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये डायगोनल है आपका स्क्वायर का। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब एक चीज समझो कि ये ए होता है, ये ए होता है, ठीक है, या फिर साइड होती है, ये क्या होती है तुम्हारे पास, √2a। कैसे आया सर, ये देखो ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगर मैं ये पकड़ूं, ये पकड़ूं और ये पकड़ूं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये है परपेंडिकुलर, ये है क्या है, बेस। तो ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो क्या है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, अंडर रूट ले लेते हैं मैं। तो ए और ए की वैल्यू, आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहां से बताओ ए प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी। देखो जैसे कि अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं,
प्लस मैं साइड निकाल लूँ ये इसकी, इज इक्वल्स टू आपकी, एक सेकेंड, ये है आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए का स्क्वायर, इसको भूल जाओ, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसे भूल जाओ, ये अबे यार पूरा मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो एक स्क्वायर होता है, ये साइड है, इस साइड को मैंने ले लिया ए, इस साइड को मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, ये कितनी होगी, ए होगी, ये आपका डायगोनल है, ये होगा 90 डिग्री। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो अब मुझे बताना अंडर इसकी एच स्क्वायर की वैल्यू है ना, एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू है तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, ए रूट 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, ए रूट 2, ठीक है, ए रूट 2। अब तुम्हारे को पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, यहां लिख दूं, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है तुम्हारे को पता है, वो होता है सर जी साइड स्क्वायर। और इस वाले केस में मैं क्या लिख सकता हूं तुम्हारे पास, इस वाले केस में मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर ही होता है, डायगोनल मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई। अगर मेरे से पूछा जाए एरिया ऑफ द स्क्वायर ये है, अगर मुझसे पूछा जाए एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो पूरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, व्हेन इट्स डायगोनल गिवन है, जब डायगोनल गिवन है और इसकी साइड गिवन नहीं है, साइड गिवन नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 डी स्क्वायर होगी वैल्यू, बोलो हाँ है ना, 1/2 डी स्क्वायर होगी, ठीक है, पॉज करना, पॉज, ठीक है। तो आपने देखा होगा, मैंने बता दिया आपको, द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन, जब डायगोनल गिवन है इसके, तो 1/2 डी स्क्वायर होता है। इस चीज को दिमाग में रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको, 1/2 डी स्क्वायर होगी, 1/2 डी स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो क्या कहा उसने, इफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है कितना, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 15√3, ठीक है, ऑफ स्क्वायर, और जो ये ट्राइंगल, ये जो ये है ना, इसका लेंथ, इसका डायगोनल, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है, बेस है। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं इक्वल, तो अगर ये तुम्हारे पास a√2 है, a√2 है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a√a की वैल्यू साइड है, तो ये भी a√2 होगा और a भी a√2 होगा, बोलो हाँ। और दूसरी चीज, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, बस कंप्लीट होगी चीज सब, ठीक है। तो अब मुझे बताना कि इस वाले केस के अंदर मेरे को क्या है, 1/2 डी स्क्वायर दे रखी है वैल्यू, 1/2 डी स्क्वायर दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना, तो डायगोनल की स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब मुझे बताना कि यहां पे जो एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है इसको मैंने डी मान रखा है, ठीक है, 1/2 डी स्क्वायर, फॉर्मूले में 1/2 डी स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो यही डी आपकी क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मेरे को फॉर्मूला क्या है इसका, √3/4 साइड स्क्वायर होती है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, तो इसको मैं कह दूं क्या, √3/2 डी स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए, बोलो हाँ है ना, मेरे को डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। 1/2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15√3,
कैसा आया समझ में आ गया ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 डी स्क्वायर, मतलब कि डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। मेरे को क्वेश्चन में गिवन था एरिया ऑफ द स्क्वायर ये है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 30√3, बोलो हाँ या ना, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 30√3, तो बस मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा √3/4 30 × 3। समझ में आ गई ना बात, तो ये 2 से कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 3 जा 45, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2, तो 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया। ठीक क्वेश्चन था ना, आसान क्वेश्चन था। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म यहां किया है, इतना सा परफॉर्म हुआ है, ये सारी की सारी चीज तुम्हें मैंने बैकग्राउंड दी है, ये सारी की सारी चीज मैंने क्या दी है तुम्हें, बैकग्राउंड दी है। क्वेश्चन आसान था ये, बोलो हाँ या ना। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दो कि क्लियर था, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, क्लियर है ना, बढ़े आगे, ठीक है जी, चले बढ़े, चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा हुआ आपका, द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी 17 सेंटीमीटर है, एंड इट्स एरिया इज 84 ठीक है, तो आपको ये निकालना है, किस तरीके से निकालोगे बताओ, जल्दी से बताओ किस तरीके से निकालोगे, तो क्या निकालना है, व्हाट इज इट पैरामीटर, द डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड वन ऑफ इट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ए बी सी ले लेते हैं, या फिर ए बी सी की जरूरत वैसे थी नहीं कुछ इसमें, तो क्या कह रहा उसने 17 सेंटीमीटर है, अच्छा इसको ले लिया मैंने एक्स, या फिर इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसे बेस ले लो, तो P माइनस बी की वैल्यू है तुम्हारे पास 17, और एरिया दिया हुआ है तुम्हारे को कितना 184, तो 84 की वैल्यू, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, बोलो हाँ, तो P इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 160 और 8 168, 168 आ गई वैल्यू, तो कोई दो नंबर्स को 168 निकालना है और दोनों का डिफरेंस निकाल रखा है तुम्हारे पे 17 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 17 है, तो सबसे बेस्ट चीज देखो तुम्हारे पे P माइनस बी का डिफरेंस है 17 और P इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 24, तो सबसे बेस्ट चीज, सॉरी 168 दे रखी है, इसे किया ना मैंने 160 और 8, ठीक है 168 दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लीकेशन दे रखा है ना उसका निकालो फैक्टर, फटाफट निकालते हैं फैक्टर, 2 4 जा 8 2 8 2 4 जा 8 2 4 जा 2 2 जा 2 21 7 3 जा एंड 3 1 जा, तो अब मुझे देखना है कि कौन से दो मल्टीपल्स ऐसे होंगे, कौन से दो फैक्टर्स ऐसे होंगे कि जिन दोनों का डिफरेंस 17 आ जाए, तो 2 जा 4 जा 8 और 21 माइनस का 8 मैं करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 10 और 3 13, नहीं ये नहीं हो रही, ठीक है 2 जा 4 जा 8 और 8 3 जा 24 माइनस का 7, 24 माइनस का 7 करूंगा तो देखो 17 ही आ रही है, तो समझ में आ गई चीज, इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है 24 माइनस का 7 तो 17 ही आएगी, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई, बेस की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, तो क्या पूछा व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसकी वैल्यू है 24, इसकी वैल्यू है 7, तो आपको क्या निकालना है इसमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 24 का स्क्वायर तुम करेंगे यहाँ पे, बेस का स्क्वायर तुम करोगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 576 प्लस का 49, तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 576 प्लस का 49, इसमें 50 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 625 की, तो h स्क्वायर की वैल्यू 625, तो h की वैल्यू हो गई 25। अब क्या पूछा था, पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर क्या होता है,
परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, ये होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है तुम्हारे पास 24, बेस की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 25। ठीक है, 25। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? 25 25 50, लेकिन 49 है और 7 है 56। 56 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बाल को समझ में आया? आई होप आप सभी को चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, समझ में आया। मैंने हर एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाया है, एंड आपको चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने में मजा आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं देखो यही बोलूंगा आप सभी को कि आपको देखो 2 मिनट समरी में मैं बता देता हूँ आपको। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेंसुरेशंस मैंने कराए हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। टोटली आपका मेंसुरेशन क्या है? इमेजिनेशन बेस्ड है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखा लो कि अगर आप जितनी अच्छी तरीके से मेंसुरेशन को इमेजिन करोगे ना, तो आप लोग उतने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज करते रहना इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लोगों को सिर्फ क्या करना है, इमेजिन जितना अच्छी तरीके से करोगे आप इन क्वेश्चंस को, तो उतनी अच्छी तरीके से आपको लोगों को समझ में आने वाला है। मैं आपको हर एक स्टूडेंट को यही कहूंगा, एंड बार बार मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना यार, इससे पहले वाले लेक्चर्स को भी आप देखें। होमवर्क आपको क्या है, बस रिवाइज करना है यार। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड यही है मेरा एक ही चीज है कि जितनों भी बच्चों को समझ नहीं आता है, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस को समझो, धैर्य रखो। डाउट बॉक्स के अंदर मेरे को सच में खुद अच्छा नहीं लगता कि जिन क्वेश्चंस को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं, उन क्वेश्चंस को वापस से बच्चों को समझ नहीं आ रहा। आप ये मत सोचना कि मुझे इरिटेशन होती है फिर मुझे बुरा लगता है, नहीं। देखो मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि अगर मैं भी स्टूडेंट होता और मैं अगर हबड़ा दबड़ी में चीजें करूं ना कि यार एक बार देखना नहीं हुआ लिख दो। ठीक है, आप लोगों को सही में यार समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं बार बार फिर से समझाता हूं आपको कि आप लोग एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ठीक है, उनको कोई क्लास 12 का स्टूडेंट होता है, क्लास 12 पास होता है, तो उन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, तो उनका कैलिबर अलग होता है, लेकिन तुम्हारा कैलिबर अलग है। तो आप लोग थोड़ा सा समझें, इससे डिफिकल्ट आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, इनको धैर्य से पढ़ें एंड हर एक चीज समझ में आएगी। और फिर से मैंने कह रहा हूं कि जैसे कि हम लोग एक सबसे बेस्ट या फिर सबसे वर्स्ट टाइम पे ही अपनी फीडबैक देते हैं, तो वैसे ही अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो भी आपके पास आता होगा आपकी ऐप के ऊपर, उसको फीडबैक के तौर पे दिया करें। सो आगे की क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी अपकमिंग चैप्टर हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से तसल्ली से पढ़ेंगे। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।